नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। इकोनॉमी टुडे में कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे ही, साथ ही किसानों को लेकर केंद्र सरकार क्या कुछ कर रही है, क्या योजनाएं चला रही है, कितना फायदा पहुंच रहा है और कैसे किसानों के जीवन को खुशहाल बना रही है केंद्र सरकार। और तो और कैसे साल दर साल बजट में किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार जगत की टॉप लाइंस पर। लाल सागर संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का निर्यात जनवरी 2024 में 3.12% बढ़कर 3 महीने के उच्च दर 36.92 अरब डॉलर पर पहुंचा। वहीं आयात बढ़ने के बावजूद देश का व्यापार घाटा पिछले 9 महीने कम होकर 9 महीने के निचले स्तर पहुंचा। फंडिंग दबाव के कारण बैंकों के कर्ज की वृद्धि दर घट सकती है। अगले वित्त वर्ष में ये 16% से 2% कम होकर 14% रह सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का अनुमान है कि कर्ज मांग मजबूत है, बुरे फंसे कर्जों में सुधार हो रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों के कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था जैसे उपाय विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए उचित नहीं है। यूरोपीय संघ ने भारत और चीन जैसे देशों के इस्पात व सीमेंट जैसे कुछ उत्पादों पर 1 जनवरी 2026 से कार्बन कर लगाने का फैसला किया है। और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज तेजी के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। लाल सागर संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का निर्यात जनवरी 2024 में 3.12% बढ़कर 3 महीने के उच्चतर 36.92 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं आयात भी लगातार 2 माह तक घटने के बाद करीब 3% बढ़कर 54.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक आयात बढ़ने के बावजूद देश का व्यापार घाटा पिछले महीने कम होकर 9 महीने के निचले स्तर 17.49 अरब डॉलर पर आ गया। जनवरी 2024 में व्यापारिक निर्यात वृद्धि में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स आदि का योगदान है। वहीं जनवरी 2024 में 8.21 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 6.57% की वृद्धि दर्ज की गई है। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे आज के फोकस की। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया। मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है। जहां मैं, वहां मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। क्यूआर कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला यूपीआई कहता है क्यूआर कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर 13 फरवरी से किसान दिल्ली में दाखिल होने के लिए पहुंचने लगे थे। हरियाणा की सीमा में दाखिल होने पर
आमादा किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर कड़ी व्यवस्था की गई। इसके अलावा सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और गौतम बुद्ध नगर की सीमाओं पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए। ये तो बात रही सुरक्षा व्यवस्था की और किसानों की दिल्ली कूच की, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किसानों की ये मांगे कितनी जायज़ हैं। आज इस पर हमारा खास फोकस है और आपके मन में जो तमाम सवाल चल रहे हैं उनका भी हम जवाब दे पाएंगे। तो आइए आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किसानों की मांगे आखिर हैं क्या। तो किसान संगठनों की जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, ये कहना है। किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएं, ये उनकी मांग है। और लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे। किसानों और खेतीहार मजदूरों को पेंशन दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। तो तमाम मांगे ये किसानों की हैं। ये तो रही किसानों की मांग और उनका पक्ष कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन अब ये मांग कितनी जायज है इसका आकलन करना भी जरूरी है। और वो भी तब जब केंद्र सरकार खुद मानती है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान हैं। जी हां, किसान, वही किसान जो सड़कों पर हैं और आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आम लोगों को तो परेशानियां इससे हो ही रही हैं, साथ ही बच्चों की शिक्षा, परीक्षा, कारोबार, फैक्ट्री में कामकाज, मजदूर, दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रक, उद्योग जगत इत्यादि तमाम क्षेत्रों के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। खैर, ये तो रही किसानों की बात और उनसे हो रही परेशानियां। चलिए अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कब कब क्या क्या किया है और केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं से इन्हें सीधा लाभ पहुंच रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं से किसानों को कितना फायदा हो रहा है और इस योजना के अंतर्गत बुआई के पहले से और फसल की कटाई के बाद क्या कुछ देखने को मिला है। किसानों को इस कार्ड की सहायता से पर्याप्त ऋण, लोन लेने में बहुत ही आसानी मिल जाती है और जिससे किसान कृषि से संबंधित खाद, बीज, कीटनाशक आदि सामग्री खरीद सकते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने नौकरी पेशा करने वाले लोगों की तरह किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात न्यूनतम 3,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो तमाम गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं सिंचाई के लिए सरकार लगातार क्या कुछ कर रही है। इस स्कीम के माध्यम से किसान खेती करने वाले उपकरणों को आसानी से खरीद सकते हैं। पीएम कुसुम योजना जो है उसके जरिए अगर हम आपको बताएं तो किसानों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से कुसुम योजना की शुरुआत हुई और जिससे किसान कृषि से संबंधित खाद, बीज, कीटनाशक आदि सामग्री खरीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा डेयरी उद्यमिता विकास योजना की बात की जाए तो इस योजना का लाभ पाकर किसान या पशुपालक नई डेयरी का वहां पर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसमें भी काफी कुछ उनको आगे सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी। पशुधन बीमा योजना की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप देख सकते हैं और किस तरह से जो क्षति पूर्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना जो कि काफी महत्वपूर्ण है। गेहूं, चावल, दलहन की उत्पादकता को किस तरह से वो खराब ना हो तो उसको लेकर भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉयल हेल्थ कार्ड योजना जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। ये तमाम योजनाएं जो सरकार की द्वारा चलाई जा रही हैं और इनसे किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम जो योजनाएं हैं वो किस तरह से वहां तक पहुंच रही हैं, लोगों तक आ रही हैं और लोगों को इसका फायदा हो रहा है, जिसमें तमाम योजनाएं लगातार शामिल हैं। और किसान संगठन बार बार एमएसपी को लेकर आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यह मुद्दा नजरअंदाज किया जाता है कि केंद्र सरकार किसान परिवारों और खेती की दिशा और दशा सुधारने के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। इसमें उर्वरकों पर सब्सिडी के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार कितना खर्च किसानों पर प्रतिवर्ष करती है। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से आपको वो भी बताते हैं कि किस तरह से किसान के ऊपर लगातार जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से खर्च किया जाता है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से इसमें नई नई उपलब्धियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखाते हैं। तो किसानों के लिए क्या कुछ बजट में है वो साफ तौर पर नजर आएगा। तो वित्तीय वर्ष 2013 से 14 में कृषि मंत्रालय का बजट जो था वो हमने आपको दिखाया और 2023 से 24 में लगभग 5 गुना से ज्यादा इसको बढ़ाकर तकरीबन 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का इसे कर दिया गया है। साल 2023 से 24 में कृषि एवं किसान कल्याण पर केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए और उर्वरकों की सब्सिडी पर तकरीबन 1,75,00,000
करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं, इस तरह खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन आदि पर भी लगातार सरकार पैसे खर्च कर रही है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन यहां पर किया गया था और हम देख रहे हैं कि साल दर साल ये जो आंकड़े हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार हर एक किसान पर वर्तमान में कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत लगातार प्रति वर्ष लगभग 22,000 रुपए से ज्यादा का खर्च कर रही है। और ये तमाम जो आंकड़े हैं वो लगातार यहां पर देखने को मिल रहे हैं। करोड़ों में ये आंकड़े नजर आ रहे हैं। खेती के नुकसान को कम करने के लिए 2016 में शुरू हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 15,500 करोड़ का आवंटन किया गया और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले कल के लिए। इससे करोड़ों किसानों की फसल जो क्षति होती थी उसकी भरपाई अब लगातार की जा रही है। तो हम तमाम इन क्षेत्रों में जब देख रहे हैं कि किसानों के लिए जो बजट है वो किस तरह से रखा जा रहा है और उससे क्या क्या वहां पर निकलते हुए सामने आ रहा है और किसानों को किस तरह से लगातार सरकार जो है वो सहायता सुविधा मुहैया करा रही है, इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। और इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है किसानों के लिए और लगातार उन पर काम किया जा रहा है। तो महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना भी और खेती को और ज़्यादा आसान बनाया जाए तो आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष औसतन 640 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं और साफ तौर पर सरकार की जो कार्यप्रणाली है किसानों के हित में, किसानों के लिए, वो साफ तौर पर जग जाहिर होती हुई नजर आती है। तो देखा आपने कि किस तरह से केंद्र सरकार तमाम योजनाओं के जरिए किसानों को लाभ पहुंचा रही है और ये बस कुछ ही योजनाएं हमने आपको ये दिखाई हैं और इसके अलावा भी तमाम छोटी बड़ी ऐसी योजनाएं हैं जिनको चलाकर केंद्र सरकार किसानों को सीधा फायदा पहुंचा रही है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से एमएसपी में वृद्धि के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हुई है। तो आइए अब वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम बात खाद को लेकर करते हैं और उसके अलावा हम गेहूं की जब बात करते हैं तो आप पहले देख सकते हैं कि 2000 किस तरह से 13 में और 14 में क्या कुछ था और उसके बाद जब 23 और 24 में आए हैं तो फिर क्या कुछ नजर आ रहा है। आप ये देखिए, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाद्य का पहले मूल्य क्या था, अब क्या है, गेहूं का क्या पहले पर क्विंटल क्या मूल्य था, वो अब क्या है। आप देख सकते हैं 1400 से लेकर उसको किस तरह से 2200 तक पहुंचाया गया और 1310 पर क्विंटल के हिसाब से अब 2183 तक। 2013 से 14 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ हम 2023 से 24 की बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इजाफा कितना होता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है और लगातार हम इसमें ये भी देख पा रहे हैं कि कितना अहम हो जाता है कि जब सरकार लगातार प्रतिबद्ध होकर काम करती हुई नजर आती है। तो इसी तरह की तस्वीरें लगातार साफ तौर पर नजर आती है जहां पर कृषि को लेकर और किसानों को लेकर सरकार लगातार जो योजनाएं चला रही हैं, जो तमाम कार्यक्रम चला रही है, उससे कितना इजाफा किसानों की आय में होता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत में लगभग 68% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका या तो पूर्ण रूपेण कृषि पर निर्भर है या कृषि से जुड़े अन्य क्षेत्रों से संबंध है। इस तरह देखा जाए तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश का लगभग 44% श्रम बल खेती और इससे जुड़े व्यवसायों से रोजगार प्राप्त करता है। यूं तो देश के हर राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन आज हम आपको पंजाब के आंकड़े दिखाएंगे कि कैसे वहां के किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अब आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंजाब को कृषि संबंधी जो सहायता है उसमें क्या कुछ है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें आप देख सकते हैं 73% केसीसी के माध्यम से यहाँ पर लाभ पहुंच रहा है। पिछले 6 वर्षों में जनवरी से 2024 तक 62 लाख किसानों को 263 लाख टन सब्सिडी वाले उर्वरक यहाँ पर मिले हैं, जिनकी कुल सब्सिडी लगभग 55,154 करोड़ रुपए है। आप देख सकते हैं कि हम पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब का आंकड़ा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कृषि के मामले में पंजाब नंबर 1 है। ऐसे में 2020 में शुरुआत की गई योजना के बाद से 9,775 परियोजनाओं को इसमें मंजूरी दी गई है, जो अब पीएम किसान की अगर हम बात करें तो अब तक 23,36,836 लाभार्थियों को 4,758 से ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 में शुरुआत के बाद से राज्य में 14,604 किसानों ने पंजीकरण कराया है। तो प्रधानमंत्री एकीकृत बागवानी विकास जो मिशन है उसकी बात करें तो 2014 से 15 से राज्य को 240 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पर जारी किए गए हैं और आप देख सकते हैं 19,152 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र भी इसमें लाया गया है। तो बागवानी के लिए भी लगातार जो विकास का मिशन है वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारत इजराइल कार्य योजना के तहत 3 उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।
बागवानी की जब हम बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो ये यहाँ पर लागू नहीं की गई है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है इन सारे आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो साफ तौर पर जो तमाम आंकड़े थे वो हमने आपके सामने रखे कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है वो लगातार किसानों के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर इसका जो ग्रॉस फिगर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भी अगर इसको देखें तो हम ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये चर्चा का विषय इसलिए भी है कि किसानों को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आती है और सरकार खुद मानती है कि किसानों के लिए सबसे बड़ा बजट में भी अगर हम आवंटन देखें तो कृषि क्षेत्र को लेकर किया जाता रहा है। तो ऐसे में आज ये विषय काफी महत्वपूर्ण है और जो तमाम हमने कोशिश करी सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की लगातार कि केंद्र सरकार कितनी प्रतिबद्धता के साथ यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब इस पे चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिलीप संघानी जी जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका। संदीप दास जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कृषि पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संदीप जी मैं आप ही के पास आऊंगा। कृषि क्षेत्र को देखें 2014 के बाद से लेकर अब तक हमने देखा है लगातार सरकार ने साल दर साल इसमें जो आवंटन बजट में किया है उसमें बढ़ोतरी नजर आई है, योजनाएं तमाम चल रही हैं। साफ तौर पर देखें तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने। तो ऐसे में जो हम देख रहे हैं तो ये कितने बड़े बदलाव की तस्वीर लेकर सामने आया है। हालांकि आंकड़े तो हमने लोगों के साथ साझा किए ही, लेकिन ये कितने बड़े बदलाव को दर्शाता है। देखिए 2014 से लेकर अभी तक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बात, अभी जो बहुत बड़ा एक डिमांड है फार्मर्स का, मैं बता रहा हूँ कि जो 2014 आंकड़े सही बताते कि बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है। एंड सबसे बड़ा चीज़ है जो ऑयल सीड्स और पल्सेस में उसका प्रोक्योरमेंट काफ़ी बड़ा है। ऑयल सीड क्योंकि एमएसपी के ऊपर रूल करता है, उसका प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा कम है, बट पल्सेस में देखिए वापस तक बनाया गया है। और बिसाइड दैट जो इनिशिएटिव लिया गया क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, जिसमें करीब 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपये हर साल जाता है, बहुत ही कम प्रीमियम में फार्मर्स को देना पड़ता है। बहुत सारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आप और एक चीज़ बता दो, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड आप बोले फार्मर को लोन मिल जो दिया जाता है, बहुत ही कम लोन में दिया जाता है, बट उस पर अभी क्या किया है सरकार ने, इसको एक्सपांसन करने के अलावा भी इन्होंने जो दूसरे पशुपालन फिशरीज उसके लिए भी इंक्लूड कर दिया है। तो एक मैसिव स्केल में इनका स्केल चल रहा है। तो मैसिव लोन के बारे में बात करो या स्कीम के बारे में बात करिए तो एलोकेशन टू एग्रीकल्चर इंक्रीज। और ये मानना पड़ेगा आपको कि देखो एग्रीकल्चर अल्टीमेटली द स्टेट सब्जेक्ट, सरकार का उतना ही स्कीम चला सकती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ है। आप देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान, अभी का मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने अभी अनाउंस किया कि एमएसपी के ऊपर उन्होंने गेहूँ खरीदेंगे, तो गेहूँ आने वाला है 125 रुपये पर क्विंटल ऊपर देंगे। तो ये सब तमाम चीज़ें सरकार फार्मर्स को प्रोक्योरमेंट करे, प्रोक्योरमेंट बढ़ाए, परचेस बढ़ाए, एमएसपी। और मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे दूं कि जो एमएसपी का मांग इन लोग कर रहे हैं फार्मर्स की लीगल गारंटी, जो 22 क्रॉप एमएसपी में बढ़ाया जाता है, वो करीब टोटल हमारा प्रोडक्शन जो सिस्टम है हॉर्टिकल्चर क्रॉप ले लीजिए, ओनली 28% है। बिसाइड्स अदर क्रॉप वो आउटसाइड है, आलू प्याज ये सब आउटसाइड है, पर उसका कोई एमएसपी नहीं है। बट वहाँ देखिए ग्रोथ जो देखोगे आपका फिशरीज का ग्रोथ है, फास्टेस्ट ग्रोथ है, पोल्ट्री फिशरीज, आप वेजिटेबल फ्रूट्स में देखिए उसका ग्रोथ कितना अच्छा है, वहाँ कोई एमएसपी नहीं है। तो ये सरकार का जो सपोर्ट है कि वो सब क्रॉप को भी ग्रो किया जाए। ऑयल सीड्स, पाम ऑयल मिशन लॉन्च किया गया। पाम ऑयल यहाँ की ऑयल सीड हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल एडिबल ऑयल, उसके लिए पाम ऑयल मिशन चला है। अभी बजट में अनाउंस किया गया कि जो तिलहन ऑयल सीड्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो एक तमाम एक होलिस्टिक अप्रोच सरकार का कोशिश किया है करने के लिए, किसान को फायदा पहुंचाने के लिए। एंड वो दिख रहा है। देखिए बहुत सारे प्राइस, मैं बता रहा हूँ एक आंकड़ा, बहुत सारे एग्रीकल्चर कमोडिटी का प्राइस अबव एमएसपी रूल कर रहा है जी, क्योंकि इसका मतलब काफी ज्यादा फार्मर को फायदा हो रहा है। और पीएम किसान के बारे में बात करो, 6,000 रुपए का पीएम किसान, 60,000 करोड़ रुपए हर साल जाता है, 6,000 रुपए, 9 करोड़ करीब किसान को। बिल्कुल संदीप जी, साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो बजट है उसमें भी जो आवंटन किया जा रहा है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिलीप जी का रुख कर लेता हूं। दिलीप जी, आपसे ये समझना चाहूँगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े आए थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और उसमें ज़्यादातर संख्या किसानों की भी नज़र आई है, तो ऐसे में साफ तौर पर हम कह सकते हैं किसानों के लिए ये बड़ी उपलब्धि की तरफ से है और सरकार की भी ये बड़ी उपलब्धि है कि लगातार अग्रसर होकर जो काम किया जा रहा है उसका रिजल्ट यही है जो आंकड़ों के जरिए नज़र आ रहा है। वो देखना चाहिए जी, जो नीति विषयक निर्णय इतना फायदेमंद हो। मोदी जी आने के बाद जब एमएसपी डिक्लेयर होती है, वो गोया की बीज बोते हैं, उनके पेड़
पहले की सरकार में जब किसान अपना कृषि उत्पादन बाजार में ले जाते थे तो भी डिक्लेयर करते थे। इनसे किसानों को कौन सी बीज बोना, कौन सी खेती में उपयोग करना वो पता नहीं था। एमएसपी तब डिक्लेयर कर दे, वो पॉलिसी का सवाल है, आर्थिक नहीं है, तो उनसे फायदा किसान ले सकते हैं। और कहीं भी किसानों की मदद आज तक पता नहीं था कि एक फर्टिलाइजर में कितनी सब्सिडी है। 200 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी, वो कोई कम बात नहीं है जी। वो भी जब मेरा अनुभव कहता हूँ ये इफ्को के चेयर में, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, कोरोना था, फर्टिलाइजर बाहर से आ नहीं रहा था, तभी 4000 की बैग सरकार को प्राइस में थी। हम गए थे कि प्राइस बढ़ गया पीएम साहब के पास, पूरा प्राइस हमें बढ़ा के दो। तब बोले कि हम सब्सिडी बढ़ाएंगे लेकिन मेरे किसानों पर 1 रुपया भी बोझ नहीं डाले जी। वो शब्द किए, सब्सिडी बढ़ाएंगे। जो 1500 रुपया 2000 सब्सिडी थी, मैं 3700 रुपया सब्सिडी बढ़ा दी। मेरे किसानों पर बोझ नहीं डालेंगे, वही उनके आवाज है। और जो आंदोलनकारी है जी, मैं मानता हूँ वो किसान सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसान आम जनता का वैसे भी सेवा करती है, तो आम जनता को रूट में आके बाधा कैसे डाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये साफ तौर पर हम देख भी पा रहे हैं क्योंकि लगातार जो कवायद है वो नज़र आ रही है और किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है। तमाम योजनाएं और इसका ज़रिया है जो किसानों को लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और किसान भी अब गरीबी रेखा से, साफ तौर पर तमाम ऐसे छोटे किसान हैं जो अब गरीबी रेखा से बाहर निकलते हुए नजर आए। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, लगातार आप कवर करते रहे हैं कृषि को और साफ तौर पर किसानों की जो समस्याएं रही हैं उनको आपने करीब से देखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, हम जैसा कि देख पा रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं, तमाम सरकार योजनाएं चला रही है, सब्सिडी दे रही है, किसानों को कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा प्रभाव उनके ऊपर इसका पड़ा है, उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आया? देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात है कि अब अपने देश की बात करें तो यहाँ की भौगोलिक जो स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ मौसम की चुनौतियां हैं वो अलग अलग हैं। जो एक सबसे बड़ा काम पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने किया वो किया कि अनुसंधान को कृषि के साथ जोड़ दिया जाए, तकनीक को कृषि के साथ जोड़ दिया जाए। देखिए, आप देश के किसी हिस्से में देखते हैं बारिश ज्यादा होती है, देखते हैं कि कहीं आंधी तूफान ज्यादा आते हैं, कहीं बाढ़ ज्यादा आती है, कहीं सूखा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौतियां किसान के सामने यही रहती थी कि जो मौसम की मार उसके ऊपर पड़ती थी उससे किसान उबर नहीं पाता था। और पिछले 10 वर्षों के अंदर जब कृषि को अनुसंधान से जोड़ा गया, जब तकनीक से जोड़ा गया, तो आप देखते हैं कि चाहे उत्तर भारत हो, पूर्वोत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, आज देश के अंदर लगातार उत्पादन बढ़ा है। आज खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होता है, किसानों की तकदीर और तस्वीर बदले, ये सबसे बड़ा फोकस रहा है केंद्र सरकार का। और इसी वजह से ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, आज जमीनी स्तर पर ये चीजें दिखाई देती हैं। वर्ष 2013-14 की अगर मैं बात करूं तो किसान की जो आय प्रति माह थी वो करीब 6000 के आसपास थी और यह भारत सरकार ने एक सर्वे कराया था उस समय पे। आज की मैं बात करूं वर्ष 2023-24 की, आज वो 10,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा है। आखिर ये कैसे हुआ? ये अनुसंधान से हुआ, ये तकनीक को जोड़कर हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार की नीति और नियत ठीक होती है तो उसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देता है। सबसे बड़ा फोकस सरकार का छोटे और सीमांत किसानों पर रहा। आज जो है लाखों करोड़ रुपए की ना सिर्फ सब्सिडी दी जाती है बल्कि लोगों को आर्थिक सीधे किसान सम्मान निधि की मदद से दी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एलाइड सेक्टर, कृषि के अलावा, खेती के अलावा जो पशुपालन है, मछली पालन है, इसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई पिछले कई वर्षों के दौरान। और आज हम जानते हैं कि देश का न सिर्फ खाद्यान्न का जो है आज रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है बल्कि रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है। अगर पिछले कई वर्षों की तुलना की बात करें, आज मछली पालन के अंदर आप बात कीजिए, डेयरी सेक्टर के अंदर आप बात कीजिए, दिलीप संघानी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं।
डेयरी सेक्टर के अंदर कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया, सहकारिता के माध्यम से किस तरीके से किसानों को समूहों के माध्यम से, भागीदारी के माध्यम से किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल अनुज, और ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक रिकॉर्ड भी लगातार कायम होता हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका भी, दिलीप जी आपका भी, और संदीप जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं ना कि जब नियत नहीं होती तो नीति नहीं बनती, और जब नीति नहीं बनती तो नियति कभी नहीं बदलती। केंद्र सरकार के पास नियत भी है, नीति भी है, इसीलिए किसानों की जो नियति है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों, भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस और नेपाल के राष्ट्रीय भुगतान इंटरफेस के एकीकरण की शर्तों पर हस्ताक्षर किए। UPI और NPI के एकीकरण का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच सीमा पार से पैसों के लेन देन को सुविधाजनक बनाना है। फंडिंग दबाव के कारण बैंकों के कर्ज की वृद्धि दर घट सकती है। अगले वित्त वर्ष में यह 16% से 2% कम होकर 14% रह सकती है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स का अनुमान है कि कर्ज मांग मजबूत है, बुरे फंसे कर्जों में सुधार हो रहा है। बावजूद इसके कर्ज की वृद्धि दर घटेगी क्योंकि जमा की वृद्धि दर लगातार घट रही है। व्यापार समझौते के लिए भारत पेरू वार्ता का छठा दौर 12 से 14 फरवरी 2024 तक पेरू के लीमा में आयोजित किया गया, ताकि 2017 से शुरू हुए काम को जारी रखा जा सके। जब वार्ता प्रक्रिया की औपचारिक घोषणा की गई थी, व्यापार समझौता और उनके नागरिकों और उद्यमों के लिए अधिक व्यापार अवसर पैदा करेगा और उनके आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों के कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था जैसे उपाय विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। यूरोपीय संघ ने भारत और चीन जैसे देशों के इस्पात व सीमेंट जैसे कुछ उत्पादों पर 1 जनवरी 2026 से कार्बन कर लगाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर दिल्ली में 3 स्मारक सिक्के लॉन्च किए। इन सिक्कों में भारतीय संस्कृति दिखलाई पड़ रही है। यदि सिक्कों की बात करें तो एक सिक्के में एक सींग वाला राइनो, वहीं दूसरे में गौतम बुद्ध और तीसरे में रामलला को दर्शाया गया है। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ब्रिटेन और जापान मंदी के भंवर में फंस गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए। रॉयटर की ओर से गुरुवार को बताया गया कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले 2023 की दूसरी छमाही में मंदी का शिकार हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।